हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम इसके लिए क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे हमने सबसे पहले अपने होमवर्क क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की मदद से डिस्कस किया सर, कुछ इंपॉर्टेंट फंडों को समझा वहां से। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड एक बिल्कुल नए लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखे सर, वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट से बन गया होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ खास था नहीं। जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था बस उसी को सवाल में अप्लाई करके देखना था सर। तो ये तो पूरी कहानी हो गई लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर से क्या करेंगे सर? तो इस लेक्चर से बिल्कुल नए टॉपिक पे चले जाएंगे। कौन सा टॉपिक सर? तो हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक होता है सर, उस पे चले जाएंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, उनको यही टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगती है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप निश्चिंत हो जाओ, अब से यह टॉपिक आपको बहुत आसान लगने लगेगा। दूसरी चीज, चूंकि स्टूडेंट्स के लिए यह इतना खतरनाक टॉपिक होता है, तो टीचर्स के लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यानी कि सर यह टीचर्स का इसी वजह से फेवरेट टॉपिक बन जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि सर इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में भी सवाल मिलेंगे, कंपटीशन में भी सवाल मिलेंगे सर। कंपटीशन में कहां पे सवाल मिलेंगे? तो जो भी आप ऐसे एग्जाम दोगे जहां पे मैथ्स पूछी जा रही है और उसका सिलेबस 9th और 10th पे बेस्ड है, तो वहां पे गारंटेड यहां से सवाल आपको दिखेंगे। और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसे एग्जाम में बैठोगे जहां पे एप्टीट्यूड पूछी जाती है, तो वहां पे भी गारंटी रही कि हर साल इस टॉपिक से एक सवाल आएगा ही आएगा। तो यहीं से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस टॉपिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे मैं बोर्ड की बात करूं या फिर मैं कंपटीशन की बात करूं। यह फंडा क्लियर हो गया। अब देखो सर, ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली इस टॉपिक का एक थीम है। ये थीम आपने पकड़ लिया तो आप बड़े आसानी से इस सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को आसानी से बना लोगे। थीम क्या है, हमेशा याद रखना इस चीज को, कि आपको अपने सवाल के लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसके मीनिंग को इंटरप्रीट करना है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है, और आपको एक टैलेंट बिल्डअप करना है। वो टैलेंट क्या है सर? कि आपने जो अपने सवाल को पढ़ के मीनिंग को समझा, उस मीनिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही आपने उस मीनिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना सीख लिया, वहीं पे आप वर्ड प्रॉब्लम में एक्सपर्ट हो जाओगे। यही बेसिक थीम है वर्ड प्रॉब्लम का, जो आपको ध्यान में रखना है कि बड़े ध्यान से आराम से सवाल को पढ़ना है, उसके मीनिंग को समझना है, और उस मीनिंग को किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन में पुटअप करना है। इसी टैलेंट को बिल्डअप करने पे हम यहां पे काम करेंगे। यह फंडा समझ में आया? अब देखो, यहां पे एक बहुत जनरल सी और छोटी सी चीज बता देता हूं, जो कि स्टूडेंट भूल जाते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमेशा याद रखना। क्या चीज है सर? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये पूरा चैप्टर क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी पूरे चैप्टर में कुल मिला के पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात हुई थी सर। यानी कि पूरे चैप्टर में हम बार बार देख रहे हैं कि दो इक्वेशन की बात हो रही है। दो कैसे इक्वेशन की बात हो रही है सर? तो दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन की हर बार बात हो रही है। अब अगर यह चीज हमें ध्यान में है तो देखो, हमें वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहां से मुझे समझ में आता है सर कि मैं अपने वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इतना गारंटेड है दो इक्वेशन बनाने वाला हूं। अब यह भी पक्का है सर कि दो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास सवाल के अंदर दो इंफॉर्मेशन आपको जरूर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कि चूंकि वर्ड प्रॉब्लम की मदद से आप दो लीनियर इक्वेशन बनाते हो, इसी वजह से इतना गारंटेड है कि सवाल में आपको दो इंफॉर्मेशन दी ही जाएगी, क्योंकि जब तक वो दो इंफॉर्मेशन देगा नहीं, आप दो इक्वेशन बना ही नहीं सकते सर। तो हमेशा सवाल में अपने उस दो इंफॉर्मेशन को खोजने की कोशिश करो जिसकी आपको जरूरत है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम का जो आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीजें ध्यान में रहेंगी। अब देखो आगे मेरी बात सुनो सर। यहां पे इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको मैं बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, और ये पांचों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो कि कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों कैटेगरी बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन 5 में से जो ऊपर की 4 कैटेगरी है ना सर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब पांचवी कैटेगरी पे थोड़ा कम ध्यान दोगे चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाली चार पे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या क्या कैटेगरी है सर? तो सबसे पहले कैटेगरी के अंदर हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, यानी कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पे हमें कुछ सामानों के बारे में बताया जाएगा, उनके कॉस्ट के बारे में, उनके दाम के बारे में कुछ बताया जाएगा, और वहां से जो वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट होंगे सर वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेंगे। उसके बाद होगी सर हमारी सेकंड कैटेगरी, जहां पे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, हैंडलिंग 2 डिजिट नंबर एंड फ्रैक्शंस। अब ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम होगी ना सर, वहां पे नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, यानी कि 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं, वो सारी कैटेगरी को हम 2 में डिस्कस करेंगे सर। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी क्या है सर? अगेन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी, प्रॉब्लम ऑन एजेस, यानी उम्र पे बेस्ड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं सर, कि 5 साल पहले उनकी उम्र ऐसी थी, 10 साल के बाद क्या होगी, इस टाइप के जो भी उम्र वाले वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे सर, उसको हम थर्ड कैटेगरी में देखेंगे। फोर्थ कैटेगरी क्या है सर हमारी? तो हमारी फोर्थ कैटेगरी है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड, ब्रैकेट में क्या लिखा है? बोर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि वो सारे सवाल जहां पे दूरी से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड बात होगी सर, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी हम अपने फोर्थ में देखने वाले हैं। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स की वैरायटी बनती है सर, कौन से? बोट प्रॉब्लम्स वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की वैरायटी, कि जो नाव पानी में अपस्ट्रीम पे चल रहा है, डाउनस्ट्रीम में चल रहा है, ये सारी कैटेगरी भी हम फोर्थ में ही देखने वाले हैं। अब यही मेन 4 कैटेगरी है आपके सिलेबस का पार्ट। ये 4 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये गारंटेड रहेगा कि आपके सवाल, आपके एग्जाम में कितना भी टफ सवाल आ जाए, आप उसको शॉर्ट शॉर्ट बनाकर आओगे। अब फाइनली उसके बाद एक फिफ्थ कैटेगरी भी देख लेंगे सर, जहां पे कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी इन सारी कैटेगरी से हटकर क्या क्या सवाल बन सकते हैं सर, किस किस वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, उनकी कुछ वैरायटी को हम अपने फिफ्थ कैटेगरी में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी बात समझ में आई? तो सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम पूरी कैटेगरी क्या होने वाली है सर, वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, यानी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को इन्हीं 5 कैटेगरी में डिवाइड करके हम पढ़ने वाले। अब यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या होगा, एक तरीके से जिसको कह लो एक फंडामेंटल अप्रोच, स्केलेटल अप्रोच क्या होगा सर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर यही 4 आपके बेसिक अप्रोच यहां पे होने वाले हैं। क्या क्या अप्रोच है, पहले एक बार रीडिंग मार लेते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन्स, अज्यूम दीज अननोन्स एज वेरिएबल्स, formulate the equations in terms of these assumed variables and solve them to get your unknowns। अब देखो कुल मिला के यहां क्या कहानी कही गई है। तो बेसिक अप्रोच ये कहता है कि आपको अपने वर्ड प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से और आराम से पढ़ना है, उसके मीनिंग को समझना है। मीनिंग को समझने के बाद आपको यह चेक करना है कि आपको किस किस चीज की वैल्यू पता करनी है, आपके सवाल के हिसाब से क्या क्या अननोन आपको सवाल के अंदर दिख रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज की वैल्यू आपको पता करनी है सर, वही आपके सवाल के अंदर अननोन का काम करेगी। अब ये जो चीज की वैल्यू आपको पता करनी है, जिसको आपने अननोन मान लिया सर, वही आपके लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या याद रखोगे सर? सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, और उसके बाद यह देखेंगे कि सवाल में क्या मुझे मालूम करना है। जो मुझे मालूम करना है वही मेरे सवाल का अननोन होगा, और वही मेरे इक्वेशन में वेरिएबल बनने वाला है सर। तो जो आपको पता करना है वही आपके सवाल का वेरिएबल बनता है। तो बड़े ध्यान से यहां पे अपने इक्वेशन का वेरिएबल हम यहीं से पता करेंगे। यह फंडा क्लियर हो गया। अब उसके बाद का स्टेप क्या कहता है सर? उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मीनिंग से कैसे इक्वेशन पे आना है, यही टैलेंट डेवलप करना है। यह टैलेंट आपने डेवलप कर लिया तो आप सारे सवाल को बड़ी आसानी से बना लोगे। और ये जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट कहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, वो ये है सर कि आपको श्योर शॉर्ट पता है कि मेरे पास हर बार 2 लीनियर इक्वेशन आने हैं। तो इतना गारंटेड है कि सवाल पढ़ोगे तो आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब उस 2 इंफॉर्मेशन की मदद से 2 इक्वेशन कैसे बनाए सर, यही मेरी पूरी ट्रेनिंग यहां पे चलने वाली है। ये क्लियर हुआ सर? तो ऑब्वियस ही बात है, एक बार आपने सवाल की मदद से 2 लीनियर इक्वेशन बना लिए, उसके बाद कहानी खत्म है। क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफिकली भी सॉल्व करना जानते हो, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना जानते हो, कई सारे तरीके देख ले, कई सारी वैरायटी देख ली सर अपने इक्वेशंस की, तो उसके आगे सॉल्व करना आपके लिए पीस ऑफ केक है। मेनली क्या है? अपने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, यही मेन टारगेट है जो हमें यहां पे सीखना है। ये क्लियर हो गया?
यहां तक चीजें समझ में आई। अब आ जाते हैं सर अपनी फर्स्ट कैटेगरी से चीजों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है सर हमारी, तो ये रही हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अब यहां ध्यान से हर बात को सुनना सर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट, यानी सामान और उनके कॉस्ट, उनके दाम से रिलेटेड किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, उस कैटेगरी को यहां पे डिस्कस करते हैं सर। तो आपको एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक बहुत सिंपल सा अप्रोच ध्यान में रखना है। यह चीज अगर आपके दिमाग में हमेशा ध्यान में रहेगी तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। अब वो क्या बेसिक सा फॉर्मूला है सर, तो फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यानी ये जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हो सर। जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ी है उनको भी ये फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या है सर, कि अगर मैं एक सामान के दाम में, अगर मैं एक सामान के कॉस्ट में टोटल सामानों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं एक सामान के दाम में टोटल सामानों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं सर, तो मुझे पूरे सामान का टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाता है। बहुत सिंपल सा फंडा है, एक सामान के दाम में जितने भी सामान आपके पास है सबको मल्टीप्लाई कर दोगे सर, तो पूरे सामान का टोटल कॉस्ट आपको निकल कर आ जाएगा। यही बेसिक सा फॉर्मूला अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। यह ध्यान में रखोगे फटाफट इस कैटेगरी के सवाल बनेंगे। एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। मान लो मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि सर मेरे पास 5 पेंसिल है, ठीक है, कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल है सर। एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 पेंसिल का दाम कितना होगा अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है। तो बस ये फंडा हम जानते हैं सर कि अगर आप एक सामान के दाम में, अगर आप एक सामान के दाम में सामानों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे सर, तो आपको टोटल सामान का कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो 5 पेंसिल का यहां से दाम निकल के आ गया सर, कितना आ गया, 5 इंटू 5 25 रुपए। बस यही सिंपल सा फंडा है जो घुमा फिरा के आपको इस फर्स्ट कैटेगरी में देखना है। इसको नोट डाउन कर लो बस एक थोड़े से हिंट के लिए। क्लियर हो गया। अब सर अपने कैटेगरी के सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने रहा और सबसे सिंपल सवाल, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले सवाल पढ़ लेते। 4 chairs and 3 tables cost ₹2100 and 5 chairs and 2 tables cost ₹1750. Find the cost of a chair and a table separately. अब देखो मैंने क्या कहा था कि सवाल को बड़े ध्यान से समझना और उसके बाद उसके मीनिंग को इंटरप्रीट करने की कोशिश करना, क्योंकि उसी मीनिंग के मदद से आप अपने इक्वेशन को बना सकते हो। दूसरी चीज क्या याद रखने को कहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि 2 इक्वेशन बन के आने हैं, तो 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो हम सवाल के अंदर ढूंढते हैं। और क्या कहा था सर कि आप ये पता करो कि आपको सवाल में पता क्या करना है, आपका अननोन क्या है। जो अननोन होता है वही वेरिएबल का काम करता है। ये क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इन्हीं पॉइंट्स को यहां पे ध्यान में रखते हुए सवाल पे अप्रोच लेते हैं, तो ध्यान से हर चीज सुनते जाना। सर सबसे पहले सवाल को पढ़ा तो अननोन का काम कौन कर रहा है वो समझ में आ गया सर। क्या दिख रहा है आपको, सवाल लास्ट में कह रहा है सर कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल सेपरेटली, यानी कि यहां पे प्रीपोजिशन ए लगा है सर। प्रीपोजिशन क्या लगा है, ए लगा है। इसका मतलब है कि यहां पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक कुर्सी का दाम पता करो, एक टेबल का दाम पता करो। अब क्या पता करना है, क्या अननोन है, आपको समझ में आ गया। क्या पता करना है, क्या अननोन है सर, एक कुर्सी का दाम, एक टेबल का दाम, यही आपको पता करना है, यानी कि यही आपके सवाल का अननोन है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या जाना था सर कि मेरे सवाल का जो अननोन होता है हम उसी को अपने इक्वेशन का वेरिएबल मानते हैं। अब देखो वेरिएबल की चॉइस आपकी है, आप अपने वेरिएबल ए बी भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो, एक्स वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि आपको अपने इक्वेशन में पता है 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट बुक्स में जो कन्वेंशन मिलता है सर, वहां पे मेरे वेरिएबल्स को एक्स वाई ही माना जाता है। तो आप भी एग्जाम में सेफ रहने के लिए एक्स वाई ही मानना, लेकिन कंसेप्ट जान के रखना कि वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते थे, लेकिन चूंकि ज्यादातर बुक्स में बाय डिफॉल्ट मुझे एक्स वाई ही मानता हुआ मिलता है, इसी वजह से हम भी एक्स वाई ही मानेंगे। तो क्या समझाया था सर कि जैसे ही आपको अपने सवाल के अंदर का अननोन मिल जाए हम उसी अननोन को वेरिएबल मानते हैं। अब मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने 2 वेरिएबल एक्स और वाई को रखना चाहता हूं, तो किसको एक्स किसको वाई मानेंगे सर,
तो अननोन क्या क्या है उसी हिसाब से एक्स वाई को मानेंगे। तो क्या क्या मुझे निकालना है सर, एक कुर्सी का दाम, एक टेबल का दाम। तो यहां पे मैंने एक कुर्सी का दाम 1 चेयर्स कॉस्ट, 1 चेयर्स कॉस्ट, एक कुर्सी का दाम क्या मान लिया सर, x रुपया मान लिया। क्या मान लिया सर, यहां पे x रुपया मान लिया। इसी तरीके से सर एक टेबल का दाम, किसका सर, एक टेबल का दाम 1 टेबल्स कॉस्ट, इसको मैंने क्या मान लिया सर, इसको मैंने y रुपया मान लिया। क्योंकि हमने क्या सीखा सर कि जैसे ही आप अपने सवाल के अंदर अननोन को पता कर लो, आप उसी अननोन को वेरिएबल मानते हो। तो मुझे अननोन क्या दिखा सर, एक कुर्सी का दाम पता करना है, एक चेयर का दाम पता करना है। तो सर मैंने ये सोच लिया है पहले से कि मैं अपने वेरिएबल को एक्स वाई मानना चाहता हूं। तो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने एक कुर्सी के दाम को x रुपया मान लिया, अपने एक टेबल के दाम को y रुपया मान लिया। अब कोई जरूरी नहीं था कि आप भी यही कन्वेंशन लेते, आपकी मर्जी थी। आप एक कुर्सी के दाम को y रुपया मान लेते, आप एक टेबल के दाम को x रुपया मान लेते। तो बिल्कुल आपकी मर्जी है कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ऑब्वियस ही बात है सर, दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, इसी वजह से हर बार सवाल के अंदर आपको दो अननोन दिखेंगे, दो ऐसी चीजें दिखेंगी जिसकी वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वही अननोन आपके दो वेरिएबल बनने वाले हैं। यहां तक क्लैरिटी, यहां तक कोई दिक्कत समझने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे सर, हमने आगे क्या जाना, तो हमने ये जाना है सर कि अपने सवाल से मुझे पता है कि दो इक्वेशन बनके तैयार होंगे, और दो इक्वेशन के लिए मेरे पास दो इंफॉर्मेशन सवाल में होनी ही होनी चाहिए सर। और क्लियर कट मैं अपने सवाल के अंदर वो दो इंफॉर्मेशन ढूंढ पा रहा हूं। कहां कहां ढूंढ पा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना सर। तो मुझे अपने सवाल के अंदर पहली इंफॉर्मेशन यहां पे क्लियर कट दिख रही है सर। क्या दिख रहा है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100 रुपीज, यानी मुझे अपनी पहली इंफॉर्मेशन मिल गई सर, जिसकी मदद से पहला इक्वेशन आएगा। क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो पहली इंफॉर्मेशन में यह कहा जा रहा है कि आपके 4 कुर्सी और 3 टेबल, 4 कुर्सी और 3 टेबल मिलकर 2100 रुपए के हो रहे हैं। यह आपके सवाल की पहली इंफॉर्मेशन हो गई, जो पहला इक्वेशन देगी। उसी तरीके से आपके सवाल की दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है सर, वो भी मुझे जस्ट आगे दिख गई। क्या दिख रहा है, एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1750 रुपीज। तो दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर कि 5 कुर्सी और 2 टेबल का मिलाकर दाम कितना है, 1750 रुपए है। तो दो इंफॉर्मेशन जिससे दो इक्वेशन बनकर आएगी। अब एक एक करके बड़े ध्यान से अपने इक्वेशन को फ्रेम करते हैं सर, फ्रेम करना सीखते हैं। तो हर चीज यहां ध्यान से सुनते जाना सर। आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना सर। आपने अपने एक कुर्सी के दाम को x रुपया माना है और अपने एक टेबल के दाम को y रुपया माना है, ठीक है। अब आपको जो बेसिक अप्रोच सिखाया था कैटेगरी 1 का, वो याद रखना। क्या सर, कि टोटल कॉस्ट पूरे सामान का क्या होता है। तो अगर मैं एक सामान के कॉस्ट में सारे सामानों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे सामान का टोटल कॉस्ट मुझे आ जाता है। यह बेसिक फॉर्मूला इस कैटेगरी के लिए हमेशा याद रखना। अब देखो कैसे फटाफट काम होता है। यह रही पहली इंफॉर्मेशन। अब देखो आपको यहां पे 4 कुर्सी 3 टेबल की बात की जा रही है। कितनी सर, 4 कुर्सी और आपके पास 3 टेबल की बात की जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सर, एक कुर्सी का दाम x रुपया है सर, एक कुर्सी का दाम x रुपया है, सही बात है सर। तो 4 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा सर, अगर एक कुर्सी का दाम x रुपया है तो अपने बेसिक अप्रोच से हम कह सकते हैं कि मेरे 4 कुर्सी का दाम 4 इंटू x रुपया हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 4 इंटू x रुपया। जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वही अप्लाई किया। तो टोटल कितना हो गया सर, 4 इंटू x, जिसको मैं सीधे 4x या 4x लिख सकता हूं। तो टोटल 4 कुर्सी का आपने दाम निकाल लिया। तो आपने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से पहली इंफॉर्मेशन से मैं पता कर पा रहा हूं कि मेरे 4 कुर्सी का दाम 4x रुपया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं सर। इसी तरीके से टेबल की भी बात की गई है। क्या कहा गया है टेबल के बारे में सर, तो टेबल के बारे में कहा गया है कि 3 टेबल, कितने टेबल, 3 टेबल सर। तो अब टेबल की भी बात कर लेते हैं। आपको क्या कहा गया सर, तो आपने जो माना है उसके हिसाब से एक टेबल का दाम y रुपया है। एक टेबल का दाम कितना है सर, y रुपया है। तो अगर एक टेबल का दाम y रुपया है और फर्स्ट पार्ट में
तीन टेबल की बात की गई है, तो तीन टेबल का दाम कितना हो जाएगा सर? तो एक का y रुपया, तो तीन टेबल का दाम 3 इंटू y रुपया हो जाएगा सर। कुल मिला के 3y रुपया हो जाएगा मेरे तीन टेबल का दाम। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना। कुल मिला के सर मेरे फर्स्ट इंफॉर्मेशन में सवाल कह रहा है कि आपके जो 4 कुर्सी का दाम और 3 टेबल का दाम है ना, यही मिलकर 2100 रुपए के हैं। तो 4 कुर्सी और 3 टेबल का मिलाकर दाम कितना हो जाएगा? तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि 4 कुर्सी और 3 टेबल का मिलाकर दाम हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 3y। सही बात है, यही हो जाएगा। 4 कुर्सी और 3 टेबल का मिलाकर दाम कितना हो जाएगा? तो टोटल 4 कुर्सी का दाम इतना रुपया है, 3 टेबल का दाम इतना रुपया है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा सर? दोनों पैसे को ऐड कर दो, यानी कि 4x प्लस 3y रुपया हो जाएगा सर। और सवाल ने आपको क्या बताया सर कि यही जो आपके 4 कुर्सी और 3 टेबल का मिलाकर दाम है वो 2100 रुपए के बराबर है। यही चीज 2100 रुपए के बराबर है। लो, बन गया आपका पहला इक्वेशन। नोट डाउन करो सर इसको। क्लियर है? तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, कर लिया सभी ने नोट डाउन, कि सर हमारे पहले इंफॉर्मेशन की मदद से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई है। क्या ये सर? ये नीचे लिखी है। तो यहां पे इस चीज को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बचे। तो हमने क्या माना सर? एक चेयर का कॉस्ट, 1 चेयर्स कॉस्ट क्या माना सर? इसको हमने x रुपया माना। और उसके बाद सर 1 टेबल्स कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट क्या माना सर हमने? ये हमने y रुपया माना। अब सवाल ने जो पहली इंफॉर्मेशन दी उससे मेरी एक इक्वेशन निकल के आ गई। क्या आई है सर? तो ये आई है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। ये सर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से बनने वाली फर्स्ट इक्वेशन है। अब यही पूरी कहानी सेकंड इंफॉर्मेशन के लिए दोहराएंगे। तो क्या हो जाएगा सर? अब सेकंड इंफॉर्मेशन में किसकी बात की गई है सर? तो 5 कुर्सी और 2 टेबल की बात की गई है। तो अगर एक कुर्सी का दाम x रुपया है तो 5 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा सर? एक कुर्सी का दाम x रुपया, तो 5 कुर्सी का दाम सर 5 इंटू x रुपया हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया सर? 5x रुपया हो गया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? सिंपल है सर। इसी के बाद 2 टेबल की भी बात की गई है सर। तो अगर एक टेबल का दाम मैंने y रुपया माना है, अगर एक टेबल का दाम मैंने y रुपया माना है सर, तो 2 टेबल का दाम कितना हो जाएगा सर? तो 2 टेबल का दाम 2 इंटू y रुपया हो जाएगा। कुल मिला के सर 2y रुपया हो जाएगा। क्लियर है? अब सवाल क्या कह रहा है सेकंड इंफॉर्मेशन में? तो सेकंड इंफॉर्मेशन में सवाल मुझे कह रहा है सर कि 5 कुर्सी और 2 टेबल का दाम मिलाकर 1750 रुपए है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 कुर्सी और 2 टेबल का दाम मुझे मिलाकर बताओ, तो क्या बता दोगे? आप कहोगे सर 5 कुर्सी का 5x रुपया आ रहा है, 2 टेबल का 2y रुपया आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर बता दूंगा सर। तो टोटल दाम 5 कुर्सी और 2 टेबल का मेरे पास हो जाएगा 5x प्लस 2y रुपया। यही हो जाएगा सर, 5 कुर्सी और 2 टेबल का दाम मिलाकर 5x प्लस 2y रुपया हो जाएगा। और यही सवाल आपको बता रहा है कितना है सर? तो सवाल ने कहा है कि ये 5 कुर्सी और 2 टेबल का दाम मिलाकर 1750 रुपया है सर। लो, बन के तैयार हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। नोट डाउन करो। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको तो नोट डाउन करो ही। कोई आपको ऐसा पॉइंट लग रहा है जो मेरे इंपॉर्टेंस का है, उसको भी अपने लैंग्वेज में फटाफट साथ साथ वीडियो पॉज करते हुए नोट डाउन करते जाना। फंडा क्लियर हो गया? तो सर दूसरा इक्वेशन भी निकाल लिया। क्या आया है? 5x प्लस 2y बराबर 1750 रुपया। क्लियर है सर? सेकेंड इक्वेशन भी यहां पे हमने फ्रेम कर लिया। और पूरी कहानी तो इसी की है। एक बार आपने अपना लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सवाल को बनाने में कोई कठिनाई होनी है। तो अभी शुरुआत के कुछ सवाल पूरा सॉल्व कर लेते सर, उसके बाद जैसे मैंने आपको वोटिंग करवाई थी उस हिसाब से काम करेंगे, यानी कि हम अपने इक्वेशंस बनाते जाएंगे और आप सॉल्यूशन की बात करोगे। ये क्लियर हो गया? अब देखो आगे। अब ये जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन निकल कर आए हैं सर, इसको हम 3 एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस एल्जेब्रिक मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना चाहते हो। अब यहां पे पर्सनली मैं मेथड नंबर 2 को अप्लाई करना प्रेफर करूंगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो मेथड नंबर 2 होता है वो मेथड नंबर 1 के मुकाबले ज्यादा फास्ट काम करता है सर, तो मेरा सोल्यूशन ज्यादा तेज निकल कर आएगा। तो मेथड नंबर 2 क्या होता है सर? यहां पे हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड की बात करते हैं। उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे सर?
तो हम पहले अपने इक्वेशन में यह डिसाइड करते हैं किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मान लो मैंने बिल्कुल रैंडमली डिसाइड किया कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y वाले टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। y वाले टर्म को सेम बनाने के लिए y वाले टर्म के कोएफिशिएंट को यहां पे सेम बनाना पड़ेगा। सर कैसे सेम बनाएंगे? तो अपने कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लेंगे सर। तो यहां पे मेरे कोएफिशिएंट 3 और 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? जो शॉर्टकट पड़ा एलसीएम का लगाओ सर। बड़ा नंबर 3 का टेबल पड़ा, 3 1 जा 3 काम नहीं हुआ, 3 2 जा 6 काम हो गया सर। मेरा एलसीएम निकल के आ रहा है 6। यानी कि यहां पे क्या करेंगे सर, इस 3y को भी 6y में बदलेंगे और इस 2y को भी 6y में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे सर? तो अगर मैं अपने ऊपर वाले इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6y में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अपने नीचे वाले इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 में बदल जाएगा सर। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है। तो पहली इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें सर, तो मेरे पास आ जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 21 2 जा 4200। नीचे वाली इक्वेशन में 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें सर, तो मेरे पास आ जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू यहां पे 0 हो जाएगा सर। 5 3 जा 15 का 5 कैरी यहां पे 1, 7 3 जा 21 22 का 2 कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 52 50 आ जाएगा सर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मुझे अपने y को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करो, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस। क्या जा रहा है सर? तो प्लस 6y माइनस 6y खत्म, y एलिमिनेट हो गया सर। अब मेरे पास पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगी। बड़ी आसानी से सॉल्व करके x निकाल लूंगा, उस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, y भी निकल कर आ जाएगा सर। अप्लाई करो तो सर 8x माइनस 15x माइनस 7x हो जाएगा बराबर, यहां पे कितना हो जाएगा सर? तो 4200 में अगर हम 50 को घटाएं तो मेरे पास यहां पे दिख रहा है सर माइनस साइन के साथ 1050 निकल के आ रहा है। क्लियर है? कैसे कर लिया सर? तो देखो बड़ा आसान कैलकुलेशन है। 4200 इसको तुम 50 मत मानो, 5200 मानो। अब 5200 4200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? 1000 आ जाएगा। और ये 50 आपने छोड़ दिया था, उसको वापस से कंपनसेट करो तो 1050 हो गया सर। सिंपल कैलकुलेशन। माइनस साइन के साथ आ रहा है, इस माइनस से ये माइनस गया। अब देखो इतना कंफर्म है कि यहां से मुझे x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर? ये जो नंबर है पक्के से 7 से डिवाइड होना चाहिए सर। यहां से मुझे कंफर्म हो रहा है कि अगर मुझे x निकालना है तो ये नंबर 7 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि सवाल कभी भी आपको इस तरीके से देता है ना कि आपके पास जो x और y की वैल्यू आए, आपके पास जो आंसर आए वो हमेशा इंटीजर में आए। तो ज्यादातर एग्जाम में जो आपको सवाल मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं कि सॉल्व होने के बाद इंटीजर आए। बहुत कम केसेस होते हैं जहां पे सॉल्व होने के बाद इंटीजर नहीं आता। तो आपको सर ये नहीं पता है कि 1050 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि मैक्सिमम चांसेस है कि x की वैल्यू एक इंटीजर निकल कर आएगी सर। तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये नंबर जरूर 7 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लेते हैं सर। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 7x बराबर 1050, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1050 डिवाइडेड बाई 7। तो कितना हो जाएगा सर? 7 1 जा 7 कैरी 3, 7 5 जा 35, 0 का 0, तो x की वैल्यू 150 निकल कर आ गई। तो आपने x कितना निकाल लिया सर? 150 निकाल लिया। ये क्लियर हुआ सभी को? y कैसे निकलेगा सर? तो y को निकालने के लिए आपने जो अपना x निकाला है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो मैं ऊपर वाले में पुट करता हूं, तो ऊपर वाले में पुट करूंगा तो देखो मेरा y क्या निकल के आ रहा है। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा सर y बराबर, देखो डायरेक्टली इस इक्वेशन से y निकाल रहा हूं, 2100 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो सर, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 4 इंटू 150, कितना हो जाएगा सर? 15 4 जा 60 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 600 डिवाइडेड बाई 3। अब 2100 में 600 को घटाओ, कितना हो जाएगा सर? 1500 निकल के आ जाएगा। 1500 बटे 3 कुल मिला के सर 3 5 जा 15, 500 निकल के आ गया। आपके y की वैल्यू आ गई सर 500। आई होप सभी को आंसर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, y की वैल्यू 500 आई है। क्लियर हो गया? तो आपका टारगेट क्या था सर? अननोन निकालना। अननोन आपने क्या माना था? x और y। सॉल्व करके निकाल तो लिया x और y। तो सर आपने x किसको माना था? तो एक चेयर का दाम आपने x रुपया माना था, यानी कि आपने अपने x की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई? 150। यानी कि आपने यहां से पता कर लिया है सर कि कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर जिसको आपने x माना था, कितना निकल के आया? 150।
तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट काहे में आएगा सर, रुपया में आएगा, यानी कि ₹150। इसी तरीके से सर y क्या है, आपके एक टेबल का कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू रुपीज, आपका कितना निकल के आया है, 500 रुपए। तो एक चेयर का दाम भी आपने निकाल लिया सर, एक टेबल का दाम भी आपने निकाल लिया। नोट डाउन करो सर इसको, आंसर मैच कर लो। क्या दिख रहा है सर, एक चेयर का दाम 150 रुपए, एक टेबल का दाम 500 रुपए, मैच भी हो रहा है सर। क्लियर यहां तक फंडा। अब यहां पे हर बात ध्यान से सुनते जाना सर। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन के बारे में कहा जाता है तो सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो सवाल आपको आगे ऐड कर देगा कि आप ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करो और सॉल्व करो, बड़े ध्यान से सुनना। या तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम में आगे सवाल ऐड कर देगा कि ग्राफिकली इस चीज पे आप बात करो। तो नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पहले अपने इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अब इक्वेशन की मदद से ग्राफ कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है, ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इक्वेशन बन गया सर, तो ग्राफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर वो ग्राफिकली बात नहीं करेगा, सिंपली इस तरीके से प्रॉब्लम लिख कर दे देगा, तो आपको क्या समझना है सर, अगर ग्राफिकली वर्ड आपको ना दिखे सवाल में, तुरंत समझ जाना एल्जेब्रिकली मुझे सॉल्व करके निकालना है। तो आप इस तरीके से एल्जेब्रिकली सॉल्व करके निकाल सकते हो। एग्जाम में कॉपी पे लिखने का क्या पैटर्न होगा सर, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना, कॉपी पे लिखते जाना। क्या लिखोगे सबसे पहले सर, लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू x रुपीज, उसके नीचे लेट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू y रुपीज, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन लिख ली, ये इक्वेशन लिख ली, सिंपल डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख ली, डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख ली। और अगर लग रहा है कि ज्यादा मार्क्स में आ गया है तो आराम आराम से फ्रेम करना इक्वेशन, यानी कि अगर लग रहा है ज्यादा मार्क्स में आ गया है तो इस तरीके से लिखना। कैसे लिखोगे सर, सबसे पहले लिखोगे कि सिंस कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू x रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू 4x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज इक्वल टू 5x रुपीज। इसी तरीके से सिंस कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू y रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल टू 3y रुपीज, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल इज इक्वल टू 2y रुपीज। उसके बाद कंबाइन करने के बाद क्या लिखोगे, अब उसके बाद उसके नीचे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। उसके बाद अपना कोई भी मेथड लगा लो, सॉल्व कर दो, फाइनली x और y निकालना। x और y निकालने के बाद बताना कि हां अब मेरा आंसर आ गया है। आंसर क्या आया है सर, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर मेरा निकल के आया 150 रुपया, कॉस्ट ऑफ वन टेबल मेरा निकल के आया 500 रुपया। तो जो पैटर्न बताया है उसी को अप्लाई करना है। क्लियर हो गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेप मानने के बाद सीधे अपनी इक्वेशन भी बना दोगे ना तो कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मार्क्स में आ गया है तो ठीक है, आप उस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो जैसा मैंने अलग अलग ब्रेकडाउन करके बताया। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। अगला सवाल देखते हैं सर क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहां पे भी चेयर टेबल की बात हो रही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है सर। यहां पे तो यहां पे मुझे दिख रहा है 3 chairs and 2 tables together cost 2000 whereas 2 chairs and 3 tables cost 2500, find the total cost of 5 chairs and a table। अब देखो क्या क्या सिखाया है उसको यहां पे अप्लाई करो। सबसे पहले यह पता करते हैं सर कि हमारे सवाल के अंदर अननोन का काम कौन कर रहा है, क्या मुझे पता करना है। तो देखो ध्यान से, मुझे पता क्या करना है सर, मुझे टोटल कॉस्ट पता करनी है। किसकी टोटल कॉस्ट सर, तो 5 चेयर और 1 टेबल, 5 चेयर प्लस 1 टेबल कुल मिलाकर कितने रुपए के हो रहे हैं सर, यही मुझे यहां पे पता करना है, यही मेरा अननोन है। अब कहोगे सर अननोन तो मुझे एक ही दिख रहा है लेकिन मुझे पता है 2 अननोन आने चाहिए थे। अब इस एक ही अननोन के अंदर आपको 2 क्वांटिटीज क्लियर कट दिख रही है। आपको दिख रहा है सर कि मुझे जो अपने 5 चेयर और 1 टेबल का टोटल कॉस्ट निकालना है वो 5 चेयर और 1 टेबल से मिलकर बना है। तो अगर वो 5 चेयर और 1 टेबल से मिलकर बना है यानी कि यहां से मुझे अंदाजा लग रहा है सर कि मुझे अननोन क्या मानना है। क्या अंदाजा लगा सर, तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि अगर मैं अपने 1 टेबल के कॉस्ट को, अगर मैं अपने 1 टेबल के कॉस्ट को कुछ y मान लूं, अपने 1 चेयर के कॉस्ट को कुछ x मान लूं, तब जाके मेरा काम हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग था यह सवाल। क्या हुआ सवाल में, ध्यान से समझो। सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ के समझ में आ गया कि अननोन का काम कौन कर रहा है, क्या निकालना है। क्या निकालना था सर,
तो 5 चेयर और एक टेबल का कंबाइंड कॉस्ट निकालना था। आप कहोगे सर अननोन तो मुझे एक ही पता लगा, लेकिन 2 अननोन होंगे तभी तो 2 वेरिएबल आएगा सर, तो एक और अननोन कहां है? तो एक्चुअली में आपके दोनों अननोन इसी के अंदर छिपे हैं। कैसे छिपे हैं सर? तो आपको जो आपकी टोटल कॉस्ट निकालनी है सर, वो 5 शेयर का कॉस्ट और एक टेबल के कॉस्ट से मिलकर बनी है। तो कुल मिला के ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया कि आपके 2 अननोन क्या बनने वाले हैं। क्या अंदाजा लगा सर? तो सर मैं मान लेता हूं कि अपने वेरिएबल को एक्स और वाई मानना चाहता हूं, तो मैंने रैंडमली अपने यहां से एक चेयर के कॉस्ट को एक्स मान लिया, एक टेबल के कॉस्ट को वाई मान लिया। अब आपकी मर्जी है, यहां पे आप अगर चाहते तो अपने एक चेयर के कॉस्ट को वाई मान लेते, एक टेबल के कॉस्ट को एक्स मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वेरिएबल क्या मानना है ये आपकी मर्जी है। अब जैसे ही मुझे यह पता लग गया है सर, फिर से कहानी किस तरीके से चलानी है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो हमने पहले पता किया सर, इसको लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने पता कर लिया है कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी वाई रुपीज। ये हमने यहां पे पता कर लिया सर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगली कहानी क्या होती है, तो मैं बहुत अच्छे से पता है सर कि अपने सवाल के मीनिंग को मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे सर? तो मुझे यह आइडिया है कि 2 इक्वेशन मेरे पास आनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन सवाल देगा ही देगा, और वो 2 इंफॉर्मेशन क्लियरली मैं जज कर पा रहा हूं। कहां देख रहा हूं सर? तो ये पहली इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है सर कि 3 चेयर और 2 टेबल मिलकर 2000 रुपए के हैं सर। 3 चेयर और 2 टेबल मिलकर 2000 रुपए के हैं सर। ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन रही। और यहीं पे आगे कहा गया है सर कि 2 चेयर और 3 टेबल मिलकर 2500 रुपए के हैं। तो जो 2 इंफॉर्मेशन की आपको दरकार थी, वो 2 इंफॉर्मेशन मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहे हैं सर। पहले इंफॉर्मेशन की मदद से अपने मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं। तो ध्यान से सुनना सर, पहले इंफॉर्मेशन में मेरे को 3 चेयर की बात की गई है। आपने एक चेयर का दाम क्या माना है? x रुपया। तो अगर एक चेयर का दाम x रुपया है सर, तो 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा सर? सिंपल, जो बेसिक फॉर्मूला सिखाया था कैटेगरी नंबर 1 के लिए, 3 इंटू x रुपया हो जाएगा। कुल मिला के 3x रुपया हो जाएगा सर। इसी तरीके से फर्स्ट इंफॉर्मेशन में 2 टेबल की भी बात की गई है सर। तो अगर एक टेबल का दाम y रुपया है, अगर एक टेबल का दाम y रुपया है सर, तो यहां पे 2 टेबल का दाम कितना हो जाएगा सर? 2y रुपया हो जाएगा। सिंपल। अब सवाल कह रहा है कि 3 चेयर और 2 टेबल का मिलकर दाम 2000 रुपए है। तो अगर मैं 3 चेयर और 2 टेबल का मिलाकर आपसे दाम बताऊं, तो यहां से क्या बता दूंगा? तो आप कहोगे सर पूरे 3 चेयर का दाम 3x आ रहा है, 2 टेबल का दाम 2y आ रहा है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल 3 चेयर और 2 टेबल का दाम निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3x प्लस 2y है मेरे 3 चेयर और 2 टेबल का दाम मिलाकर। और इसी की वैल्यू सवाल ने बता दी। क्या बताइए सर? कि ये 3 चेयर और 2 टेबल मिलकर 2000 रुपए के हैं। तो ये सवाल ने बता दिया सर 2000 रुपए के। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, नोट डाउन करो इसको। तो क्या ही सर पहली इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सर। पहले इतना नोट डाउन करो। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी सर? अब फिर से यहां पे मुझे कहा जा रहा है सेकंड इंफॉर्मेशन में 2 चेयर की बात की गई है। तो सर अगर एक चेयर का दाम मैंने x माना है, तो 2 चेयर का दाम कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू एक्स हो जाएगा। कुल मिला के 2x रुपया हो जाएगा सर। इसी तरीके से सेकंड इंफॉर्मेशन में 3 टेबल की भी बात की गई है सर। तो अगर एक टेबल का दाम मैंने y रुपया माना है, तो मेरे 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा सर? 3 टेबल का दाम 3y रुपया हो जाएगा सर। सिंपल है, 3 इंटू वाई यानी कि 3y रुपया। अब सवाल कह रहा है कि 2 चेयर और 3 टेबल मिलकर 2500 रुपए के हैं। तो 2 चेयर और 3 टेबल का दाम मिलकर कितना हो जाएगा सर? यहां से तो आप कह दोगे 2 चेयर और 3 टेबल का दाम मिलकर यहां से 2x प्लस 3y रुपया हो जाएगा। और सवाल आपको बता रहा है कि यही जो 2 चेयर और 3 टेबल का दाम है सर, ये मिलकर 2500 रुपया हो रहा है सर। यानी कि ये कितना है? 2500 रुपया है सर। क्लियर है? तो आपकी दूसरी इक्वेशन भी आपके सामने है। क्या दिख रही है सर दूसरी इक्वेशन? ये आ रही है आपकी 2x प्लस 3y बराबर यहां पे 2500। ये क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो। कर लिया? अब इसके बाद की कहानी मुझे बनाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आप बहुत आसानी से अपने इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो।
अब यहां पे किस तरीके से एक्स और वाई निकालोगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, इतना आपको पता है और हमेशा याद रखना कि पहले मेथड से सेकंड मेथड ज्यादा तेज काम करता है, यानी कि हो सके तो हमेशा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना। तो वहां से इस सवाल को बना सकते हो मेथड नंबर 2 से। और एक और चीज मुझे यहां पे दिख रही है, एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे, अब ध्यान से सुनना सर। यहां पे क्लियरली मुझे कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस दिख रहा है सर। फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से सर फर्स्ट इक्वेशन में जो y वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो मेरे सेकंड इक्वेशन में x वाले टर्म का कोफिशिएंट है। तो जब कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस दिखता है तो क्या सिखाया था, दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक नया सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। अगेन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके एक नया सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। अब ये जो दो नई सिंपल इक्वेशन आई है सर, उसी को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे अपना x और y निकल कर आ जाएगा। अब देखो x और y आपको कुछ निकल के आया, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। x और y आपका कुछ निकल के आया, ये आपका आंसर नहीं है। आपको सवाल ने क्या पूछा था, आपको सवाल ने 5 शेयर और 1 टेबल का टोटल कॉस्ट पूछा था। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपके 5 शेयर और 1 टेबल का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो देखो 1 शेयर का दाम तुमने क्या माना है, x रुपया, तो 5 शेयर का दाम कितना हो जाएगा सर, 5x रुपया। 1 टेबल का दाम क्या माना है सर, y रुपया। और आपसे सवाल यही तो पूछ रहा है, 5 शेयर और 1 टेबल का दाम कंबाइंड, यानी कि 5x प्लस y की वैल्यू यहां पे सवाल पूछ रहा है। तो गलती से भी बस x और y अपना आंसर निकाल कर मत छोड़ देना। सवाल आपसे एक्चुअली में क्या पूछ रहा है सर, तो 5 शेयर और 1 टेबल का कंबाइंड क्या दाम होगा सर, वो आपसे पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करूं तो मुझसे सवाल 5x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इनको सॉल्व करके x और y निकाल लोगे, उस x और y को इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1700 रुपीज। क्लियर है, तो ये सबसे बनना चाहिए, क्योंकि यहां का पार्ट आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो इसको। क्लियर है, अब देखो आगे नेक्स्ट सवाल क्या दिख रहा है सर, यहां पे ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अब ये नेक्स्ट सवाल आपका होमवर्क रहेगा और ये सभी से बनना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल जो वैरायटी समझाइए उसी वैरायटी पे सवाल है। क्या दिख रहा है सर, 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 320 रुपया, वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 400 रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। तो यहां पे आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो आसानी से बना लो। क्या ओवरव्यू है सर, सबसे पहले यह देखते हैं कि अननोन क्या है, सवाल के अंदर क्या पता करना है। तो सवाल पढ़ के मुझे दिख रहा है सर, यहां लास्ट की तरफ लिखा हुआ है कि मुझे एक पेन का दाम, मुझे सर यहां पे एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम पता करना है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि 2 वेरिएबल आएंगे मेरे इक्वेशन में, उसके लिए सवाल मुझे 2 अननोन के बारे में बताएगा। और वो 2 अननोन क्या है, वो 2 चीजें क्या है, वो मुझे यहां पे दिख रही है। क्या क्या है सर, एक पेन का दाम, एक पेंसिल का दाम। अब आपकी मर्जी है, रैंडमली या तो एक पेंसिल का दाम x मान लो और एक पेन का दाम y मान लो, या फिर एक पेंसिल का दाम y मान लो, एक पेन का दाम x मान लो। आपकी मर्जी है, वेरिएबल क्या मानना है वो आप पे निर्भर करता है। अब ये मानने के बाद आपको पता यह भी है सर कि 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और 2 इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे क्लियर कट दिख रही है। क्या दिख रहा है सर, यहां पे क्लियर कट मुझे पहली इंफॉर्मेशन ये दिख रही है सर। क्या दिख रहा है कि 37 पेन और 53 पेंसिल टुगेदर मिलाकर दाम कितना हो रहा है सर, 320 रुपया हो रहा है। तो यहां से एक इक्वेशन बनकर आएगी, सिंपल। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। क्या दिख रहा है सर कि 53 पेन और 37 पेंसिल का टुगेदर मिलाकर कितना पैसा हो रहा है सर, तो ये 400 रुपए का हो रहा है। तो 2 इंफॉर्मेशन जिससे बड़ी आसानी से 2 इक्वेशन बना लोगे, सॉल्व करोगे, एक्स और वाई निकल कर आ जाएगा। और यही एक्स और वाई क्या होगा सर आपका, यही एक्स और वाई जो आपका निकल कर आएगा आपके एक पेन का दाम या फिर आपके एक पेंसिल का दाम होगा सर। अब ऑब्वियस ही बात है सर, आपको आंसर देख के पता लग रहा है कि आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दोगे तो आपको अपने पेन का दाम आ जाएगा 6.5 रुपया और आपको अपने पेंसिल का दाम आ जाएगा सर 1.5 रुपया। यानी आपके पेन का दाम है 6 रुपया 50 पैसा, पेंसिल का दाम है 1 रुपया 50 पैसा। क्लियर है, सभी से यह सवाल बनना चाहिए, क्योंकि जो वैरायटी अभी मैंने आपको सिखाई है उसी पे बेस ये सवाल है। तो इस होमवर्क को नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर क्या है यहां पे। अब ये देखो हमारा सर नेक्स्ट सवाल। अब ये जो सवाल हम देखेंगे ना सर, ये बहुत ज्यादा शानदार, इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल सवाल है। इस सवाल के अंदर एक कंसेप्ट छिपा है
और इस कंसेप्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, इस कंसेप्ट को एक बार सीख लोगे, उसके बाद कभी भी इस टाइप के कंसेप्ट में गलती नहीं करोगे। और ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं सर, उसके बाद अपने सम्स में इस कंसेप्ट को लगाएंगे। कंसेप्ट क्या है तो ध्यान से सुनना। मान लो मैं कह रहा हूं कि ए और बी दो दोस्त हैं, दोनों प्लान करते हैं कि चलो मार्केट में घूमने चलते हैं। अब ए अपने साथ एक्स रुपए लेकर मार्केट में घूमने निकलता है, बी अपने साथ वाई रुपए लेकर मार्केट में घूमने निकलता है। अब जब दोनों रास्ते में जा रहे हैं तो उस बीच ए को याद आता है कि अरे यार, मुझे एक जरूरी सामान लेना था, और वो जो जरूरी सामान है सर वो इतने पैसे में नहीं आएगा। तो ए ने बी से पूछा कि भाई बी, क्या तू मुझे 50 रुपए दे देगा? क्या तू मुझे 50 रुपए दे देगा? तो बी ने एक अच्छे दोस्त की तरह कहा, चल ठीक है, ले ले 50 रुपए। क्लियर है? यहां तक का फंडा, यहां तक की सिचुएशन समझ में आई सर? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो 50 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो 50 रुपए का हेरफेर हुआ सर, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के पास कितने पैसे हैं, बी के पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो यहां पे हर स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए सर। 5 सेकंड है आपके पास, सोचो। तो यहां पे हर स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए सर कि इस 50 रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद मैं कह सकता हूं कि बी के पास पहले से वाई रुपए थे, बी ने 50 रुपए दे दिए। अब चूंकि बी ने 50 रुपए दे दिए तो बी के पास 50 रुपए कम हो गए सर। तो पहले से वाई थे, 50 रुपए कम हो गए, यानी कि अब बी के पास वाई माइनस 50 रुपए बचे हैं। यह क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मैं यह कहानी ए पे अप्लाई करूं तो क्या दिख रहा है सर? ए के पास पहले से एक्स रुपए थे, ए ने 50 रुपए और ले लिए, तो 50 रुपए और लेने के बाद ए के पास 50 रुपए बढ़ गए हैं सर। तो ए के पास 50 रुपए बढ़ गए हैं। अब ए के पास कितने पैसे हैं सर? अब ए के पास x प्लस 50 रुपए हैं। तो यह चीज जरूरी नहीं पैसे के लिए ही हो, यह तो एक एग्जाम्पल था आपको समझाने का। कभी भी दो लोगों के बीच किसी भी आइटम का हेर फेर होता है तो हमेशा याद रखना कि ऑब्वियस ही बात है सर, एक के पास चीजें कम हो जाएंगी और उसी समय दूसरे के पास चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये जो कंसेप्ट है ना सर, हेर फेर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना। जिस तरीके से मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लो अपने लैंग्वेज में और सिचुएशन को लिख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब हम सवाल पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत प्यारा सवाल, ध्यान से सुनना सवाल को। सर सवाल कह रहा है कि ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए सेज टू बी, इफ यू गिव मी 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find the number of oranges with A and B separately. अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में फंडा सिखाया है उसको एक एक करके अप्लाई करो। सबसे पहला फंडा क्या होता है, यह पता करना कि सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पता क्या करना है। क्योंकि मुझे पता है कि सवाल में जो चीज पूछी गई है वही मेरे अननोन का काम करती है और मैं अपने अननोन को वेरिएबल मानता हूं। ऑब्वियस सी बात है, दो वेरिएबल की कहानी बनेगी, यानी सवाल में जरूर दो चीजें पूछी गई होंगी। अब क्या क्या चीजें पूछी गई हैं सर, उसको देख लेते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि सवाल मुझसे ए के पास कितने ऑरेंजेस थे ये पूछ रहा है, बी के पास कितने ऑरेंजेस थे ये पूछ रहा है। यानी कुल मिला के सवाल मुझसे पूछ रहा है सर, ए के पास कितने ऑरेंजेस थे, बी के पास कितने ऑरेंजेस थे, यानी दो अननोन। अब मैंने क्या सीखा है सर कि हर अननोन को एक वेरिएबल मानते हैं और दो अननोन में अपने दो वेरिएबल का काम हो जाएगा सर। तो मान लो ए के पास कितने ऑरेंजेस थे, इसको हमने एक्स मान लिया। इसी तरीके से मान लो बी के पास कितने ऑरेंजेस थे, इसको हमने वाई मान लिया। यानी हमने मान लिया कि ए के पास शुरुआत से एक्स ऑरेंजेस थे, बी के पास शुरुआत से वाई ऑरेंजेस थे। तो पहला काम तो हो गया सर। अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है सर कि मुझे पता है कि मेरे पास दो इक्वेशन बनके आनी है और दो इक्वेशन बनके आने के लिए मुझे सवाल में दो इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए और वो दो इंफॉर्मेशन मुझे दिख भी रही है सर। पहली इंफॉर्मेशन कहां दिख रही है सर, तो यहां पे मुझे पहली इंफॉर्मेशन दिख रही है, ए सेज टू बी ब्ला 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 और यहां पे यू ब्ला। यानी ये पहली इंफॉर्मेशन मुझे क्लियरली पता चल रही है सर, यानी कि ए ने बी से कुछ कहा और यही मेरी पहली इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से मुझे अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है सर। क्या?
बी रिप्लाइज, बी ने भी कुछ कहा और यहीं पे मुझे अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी कुल मिला के इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से मेरे पास दो इक्वेशन अपने निकल कर आएंगे, जिसको सॉल्व करके हम अपना एक्स और वाई निकाल सकते हैं सर। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है सर, इसकी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझना कि लैंग्वेज से क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है और इससे क्या मैथमेटिकल फॉर्म हम बना सकते हैं। तो ध्यान से बात को सुनना। ए बी से कहता है, ठीक है, ए बी से कहता है, क्या कहता है कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। यानी कि ए जो है सर बी से 10 ऑरेंज मांग रहा है, ए जो है सर बी से 10 ऑरेंज मांग रहा है। अभी क्या होगा आगे वो पता नहीं, लेकिन यह कंफर्म है सर कि अगर बी ए को 10 ऑरेंज दे देता है तो उसके बाद अब करंट सिनेरियो में ए और बी के पास कितने ऑरेंज होंगे ये आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर कि अगर ए आपके बी से 10 ऑरेंज मांग रहा है और बी वो 10 ऑरेंज दे देता है तो बी के पास पहले से कितने थे सर, वाई ऑरेंजेस थे। अब वाई में से 10 ऑरेंज उसने दे दिए तो इसके पास 10 ऑरेंज कम पड़ गए। ए के पास पहले से कितने ऑरेंज थे सर, एक्स ऑरेंज थे। अब ए ने 10 ऑरेंजेस बी से ले लिए तो इसके पास अब 10 ऑरेंज बढ़ गए हैं सर, यानी कि अब इसके पास x प्लस 10 ऑरेंजेस है। तो ये अभी फिलहाल मुझे समझ में आ रहा है 10 ऑरेंज के हेर फेर के कारण अब ए और बी के पास इतने ऑरेंज है। अब देखो सवाल ने क्या कहा था कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, यानी कि अगर ए कह रहा है कि बी तू मुझे 10 ऑरेंज दे देता है तो उसके बाद क्या हो रहा है सर, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। यानी कि 10 ऑरेंज के हेर फेर के बाद ए बी से बोल रहा है कि तेरे पास जितने ऑरेंज बचे रह गए हैं उसी के दुगने ऑरेंजेस मेरे पास हो जाएंगे। क्या कह रहा है, ये 10 ऑरेंज के हेर फेर होने के बाद बी को ए कह रहा है तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं मेरे पास उसके दुगने ऑरेंजेस हो जाएंगे। यानी कि इस बात को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखो क्या समझ में आता है सर, बी के पास कितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं तो y माइनस 10 ऑरेंजेस बचे रह गए हैं। तो ए बोल रहा है कि मेरे पास कितने ऑरेंज हो जाएंगे, तो तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं उसी के दुगने, उसी के 2 टाइम्स मेरे पास ऑरेंजेस हो जाएंगे सर। यानी कि इस चीज को जब मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या समझ में आ रहा है कि ए के पास अब 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर y माइनस 10 ऑरेंजेस है। और यहां पे ट्रांजैक्शन के बाद यह भी मुझे पता है कि ये 10 ऑरेंज इधर से उधर जाने के बाद ए के पास x प्लस 10 ऑरेंजेस है। यानी एक्चुअली में यही तो इसके बराबर होगा सर, एक्चुअली में यही तो इसके बराबर होगा सर। क्यों, क्योंकि 10 ऑरेंज के हेर फेर होने के बाद ए के पास x प्लस 10 ऑरेंज है। और इसी सिचुएशन को ए कैसे बता रहा है कि बी तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए उसी के दुगने मेरे पास हो जाएंगे। यानी एक्चुअली में ये जो 2 इंटू वाई माइनस 10 है सर ये x प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, इस स्टेप में किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। यानी बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। आपके बी से ए ने पूछा कि अगर तू मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे देता है तो तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए ना उसके दुगने ऑरेंज मेरे पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले 10 ऑरेंज का हेरफेर हुआ, तो 10 ऑरेंज के हेरफेर होने के बाद बी के पास 10 ऑरेंज कम हो गए, तो 10 ऑरेंज कम हो जाएंगे तो अब इसके पास कितने ऑरेंज है, y माइनस 10 है सर। ए के पास 10 ऑरेंज बढ़ गए, पहले से इसके पास x ऑरेंजेस थे, अब 10 बढ़ गया तो x प्लस 10 है सर। अब ए क्या बोल रहा है कि तेरे पास जितने बचे रह गए हैं उसके दुगने ऑरेंजेस मेरे पास हो जाएंगे। कितने बचे रह गए थे, y माइनस 10, इसके दुगने ऑरेंजेस ए के पास हो जाएंगे। और ए के पास अब कितने ऑरेंज है सर, अब इसके पास x प्लस 10 ऑरेंज है। तो यहां से मैं कह सकता हूं यानी कि यही चीज तो इसके बराबर होगी सर। नोट डाउन करो इस चीज को। तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन से आपने अपना पहला शानदार इक्वेशन निकाल लिया। क्या निकाला सर, तो आपने निकाला है 2 इंटू वाई माइनस 10 बराबर x प्लस 10। बहुत इंपॉर्टेंट पहला इक्वेशन पहले इंफॉर्मेशन से निकल कर आया, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। अब यहां पे जब मैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आगे देखो बी क्या रिप्लाई कर रहा है। अब बी जवाब दे रहा है, बी क्या जवाब दे रहा है कि भाई, अब ए को बोल रहा है बी कि अगर तू मुझे अपने 10 ऑरेंज दे देता है ना तो मेरे पास कितने ऑरेंज हो जाएंगे, तो तेरे पास जितने बचे रह गए हैं मेरे पास उतने ही ऑरेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, अब जो बी है वो ए को बोल रहा है कि ए अगर तू मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे देता है
तो तेरे पास अब जितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं सर, उसी के बराबर मेरे पास ऑरेंजेस हो जाएंगे। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाते हैं सर। अब बहुत ध्यान से सुनना, कहानी फिर से ए और बी के ही बीच में है। ए के पास अभी भी एक्स ऑरेंज थे, बी के पास वाई ऑरेंजेस है। अब बी मांग रहा है ए से ऑरेंज, अब बी मांग रहा है ए से ऑरेंज, कितने? अभी फिर से 10 ऑरेंज मांग रहा है। तो अब ए से 10 ऑरेंज बी की तरफ गए, तो बी 10 ऑरेंज ए से एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके पास 10 ऑरेंज बढ़ गए सर। ए ने 10 ऑरेंज दे दिए, तो इसके पास 10 ऑरेंज घट गए। अब क्या कह रहा है बी? बी बोल रहा है कि जब तू मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे देगा, तो तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं, कितने बचे रह गए? x - 10 ऑरेंजेस बचे रह गए। तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए सर, उतने ही ऑरेंजेस मेरे पास हो जाएंगे। यानी बी के पास कितने ऑरेंजेस हैं? तो ए के पास जितने बचे रह गए उतने ही ऑरेंजेस हैं। और बी के पास अब कितने ऑरेंजेस सर? अब बी के पास y + 10 ऑरेंजेस हैं। यानी कि इससे क्या पता लगता है? जरूर ये चीज इसके बराबर होगी। सिंपल सा फंडा है कि 10 ऑरेंज मांगने के बाद ए से, ए के पास इतने ऑरेंजेस बचे रह गए, और बी ने कहा कि तेरे पास जितने ऑरेंजेस बचे रह गए हैं सर, उतने ही ऑरेंज की संख्या मेरे पास है। तो कुल मिला के इतने ही ऑरेंज बी के पास है। और यहां पे हमने ये भी देख लिया था कि 10 ऑरेंज का ट्रांजैक्शन होने के बाद बी के पास y + 10 है, यानी कि जरूर ये इसके बराबर होना चाहिए। तो आपने अपना दूसरा इक्वेशन भी निकाल लिया। क्या निकाला सर? आपने निकाला x - 10 बराबर y + 10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लैंग्वेज को बड़े ध्यान से कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं कि या तो वो ये भूल जाएंगे कि 10 ऑरेंज का हेरफेर हो रहा है, तो एक में बढ़ाना है तो दूसरे में घटाना भी पड़ेगा। या तो वो घटाना भूल जाएंगे, या कई बार एक में घटा देंगे तो दूसरे में बढ़ाना भूल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं इस वैरायटी के सवाल में, कि जब किसी भी चीज का हेरफेर होता है, तो मैंने आपको क्या सिखाया? साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक के पास सामान बढ़ता है, एक के पास घट जाता है। अब स्टूडेंट बढ़ा तो देते हैं, कभी कभी घटाना भूल जाते हैं, या फिर घटा देते हैं, बढ़ाना भूल जाते हैं। ये गलती कभी मत करना। इसी वजह से इतने अच्छे से आपको मैंने शुरुआत में कंसेप्ट समझाया। अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, धुएं में सवाल को उड़ा दोगे। क्या इक्वेशन आई है सर? ए के पास x ऑरेंजेस है, बी के पास y ऑरेंजेस है। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें सर, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? ऊपर वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद 2 × y 2y प्लस माइनस माइनस 2 10 20 बराबर x + 10। अब इस y को उस तरफ भेज देते हैं, 10 को इधर ले आते हैं सर, तो y उस तरफ जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा x - 2y। 10 इस तरफ आएगा तो -10 बन जाएगा, -20 -10 -30। कुल मिला के इक्वेशन आ रही है x - 2y बराबर -30। पहली इक्वेशन आ गई सर। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? इसको सॉल्व करो। तो दूसरी इक्वेशन से मुझे दिख रहा है सर, y को इधर बुला लेते हैं, -10 को उधर फेंक देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा x - y बराबर -10 उधर जाके +10 10 + 10 20 हो जाएगा सर। ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब ये जो दो इक्वेशन आ गई है सर, यहीं पे फटाफट मुझे दिख रहा है कैसे सॉल्व होगा। मुझे दिख रहा है सर, यहां पे भी x - 2y है, यहां पे भी x - y है, तो मैं सिंपली यहां पे अपना मेथड नंबर 2 लगा सकता हूं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड। यानी कि यहां पे डायरेक्टली अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को घटा दूंगा सर, तो मेरा वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगा। सॉल्व करके y निकाल लूंगा, y को किसी एक में पुट करूंगा, x निकल कर आ जाएगा। फटाफट यहां पे अप्लाई करो सर। तो एक इक्वेशन है x - y = 20, दूसरी इक्वेशन है x - 2y = -30। अब सर दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करो, तो ये माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस बन गया। कुल मिला के सर x - x खत्म हो गया, प्लस 2y - y कितना हो जाएगा सर? y बचेगा बराबर इस तरफ 30 + 20 कितना हो गया सर? 50 हो गया। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली सर 50, और y एक्चुअली में क्या है सर? तो b के पास जितने ऑरेंजेस शुरुआत से थे उसी को आपने y माना है। तो b के पास शुरुआत से कितने ऑरेंजेस थे सर? 50 ऑरेंजेस थे, आपने निकाल लिया। इसी तरीके से a कैसे आएगा? किसी एक इक्वेशन में दोनों में से y की वैल्यू को पुट करो। तो मान लो मैं इस वाली इक्वेशन में अपने y की वैल्यू को पुट करता हूं, तो x - 50 बराबर 20, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो सर? 70 निकाल रहे हो। यहां पे करेक्ट कर लेना, 17 नहीं होगा 70 होगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर? 70। यानी कि एक्चुअली में ये जो x 70 आया है, ये क्या है सर? तो a के पास शुरुआत से कितने ऑरेंजेस थे सर? 70 ऑरेंजेस थे। तो आपने कैलकुलेट कर लिया है
कि अगर शुरुआत से बात की जाए तो शुरुआत से ए के पास 70 ऑरेंजेस थे, बी के पास 50 ऑरेंजेस थे, क्योंकि ए के पास जो ऑरेंजेस थे उसको आपने एक्स माना था, बी के पास जो ऑरेंजेस थे उसको आपने वाई माना था। तो एक बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट डाउन करो। तो यहां पे जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी अपने लैंग्वेज में इसको अच्छे से लिख लेना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो आगे यहां पे। अब अपनी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर एक और शानदार वैरायटी का सवाल देख लेते हैं सर। और यह वैरायटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वैरायटी पे जो कंसेप्ट बनता है सर, उस कंसेप्ट पे कई सारे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो क्या सवाल की वैरायटी है सर, उसको समझेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद यह देखेंगे कि इस कंसेप्ट पे और किस तरीके से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है ये कैटेगरी नंबर 1 का। तो बड़े ध्यान से यहां पे समझना कि कंसेप्ट किस तरीके से हमें अप्लाई करना है सर। कुल मिला के सवाल मुझे कह रहा है कि अ मैन हैज ओनली 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग ₹11.25, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव? अब देखो यहां सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक बंदा है, बंदे के पास पर्स है, उसके पर्स में सिर्फ और सिर्फ चिल्लर भरे हैं। क्या भरे हैं सर? सिर्फ और सिर्फ चिल्लर भरे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स भरे हैं। कितने कॉइन्स है सर? तो टोटल उसके पर्स में 50 कॉइन्स है। उन 50 कॉइन्स की टाइप क्या है सर? 1 रुपए का कॉइन है कि 2 रुपए का कॉइन है कि 5 रुपए का कॉइन है कि 10 रुपए का कॉइन है? तो सवाल ने बताया सर उसके पर्स में ये जो 50 चिल्लर भरे हैं, 50 कॉइन्स भरे हैं, उनमें कुछ कॉइन्स 20 पैसे के हैं, कुछ कॉइन्स 25 पैसे के हैं। यह सवाल ने बता दिया कि कुल मिला के उसके पूरे पर्स में 2 वैरायटी के ही चिल्लर भरे हुए हैं सर, एक 20 पैसे वाली वैरायटी, एक 25 पैसे वाली वैरायटी। अब सवाल ने आगे कहा कि जब उसने अपने सारे 50 कॉइन्स निकालकर गिना और यह देखा कि कितने पैसे बन रहे हैं, तो उसने पाया कुल मिला के उन 20 पैसे और 25 पैसे वाले चिल्लरों की मदद से उसके पास टोटल 11 रुपए 25 पैसे ही बन रहे हैं सर। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि उन 50 कॉइन्स में से, उन 50 चिल्लरों में से कितने 20 पैसे के कॉइन्स हैं, कितने 25 पैसे के कॉइन्स हैं? क्लियर हुआ सभी को? सवाल होना चाहिए। नहीं हुआ? एक बार और रिपीट कर देता हूं। सवाल कह रहा है सर कि एक बंदा है, उसके पर्स में सिर्फ और सिर्फ चिल्लर भरे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स भरे हैं। कितने कॉइन्स है सर? तो टोटल उसके पर्स में 50 कॉइन्स है, 50 चिल्लर है। किस टाइप के चिल्लर हैं सर? 1 रुपए के हैं कि 2 रुपए के हैं कि 5 रुपए के हैं? तो उसके पर्स में ये जो 50 चिल्लर भरे हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन से मिलकर बने हैं। यानी कि वो 50 चिल्लरों में सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे के कॉइन्स है और 25 पैसे के कॉइन्स है। अब जब उसने अपने उन 50 चिल्लरों को गिनना स्टार्ट किया कि कितने पैसे मेरे बन रहे हैं, तो उसने पाया सर कि इन 20 पैसे और 25 पैसे से मिलकर बने 50 कॉइन की मदद से कुल मिला के उसके पास 11 रुपए 25 पैसे बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि उन 50 कॉइन्स में से कितने 20 पैसे के कॉइन्स है, कितने 25 पैसे के कॉइन्स है सर? यही मेरा सवाल है। अब सवाल बनाने का हमने क्या फंडा सीखा था सर वर्ड प्रॉब्लम में? सबसे पहली कहानी कैसी चलती है? तो सवाल पढ़ के यह डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे पता करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वही जो मेरे सवाल का अननोन होता है उसी को हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं सर। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर वर्ड प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल की बात होनी ही होनी है। तो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने एक वेरिएबल को x माना, दूसरे को y माना। क्लियर हो गया? अब आगे सर अननोन आखिर है क्या सवाल में? तो बहुत अच्छे से यह पता है सर कि चूंकि सवाल में 2 वेरिएबल की बात की ही जाएगी, यह गारंटेड है, तो सवाल जरूर मुझसे 2 चीजें पूछ रहा होगा। और सवाल मुझसे 2 चीजें पूछ भी रहा है। क्या क्या 2 चीजें पूछ रहा है सर? तो पहली चीज मुझसे सवाल यह पूछ रहा है कि उसके पास कितने 20 पैसे के कॉइन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स कितने हैं उसके पास। यह पहली चीज सवाल आपसे पूछ रहा है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है सर कि उसके पास 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, यानी कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। यहां तक सवाल समझने में दिक्कत? कुछ अलग नहीं बताया, जो सीखा है सर उसी को अप्लाई किया। अब हमने क्या सीखा था? सवाल जो 2 चीजें पूछता है, सवाल जो 2 अननोन पूछता है सर, उसी को हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं।
अब आपने अपने वेरिएबल क्या माने हैं सर, एक्स और वाई माने हैं, तो किसी एक को एक्स बोल दो, बिल्कुल आपकी मर्जी है, किसी एक को वाई बोल दो। तो मान लो मैं ऊपर वाले को एक्स बोल देता हूं, नीचे वाले को वाई बोल देता हूं। यानी कि मैंने क्या किया सर, अपने 20 पैसों के कॉइन्स को एक्स मान लिया, अपने 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या को कितना मान लिया सर, वाई मान लिया। कॉइन्स की गिनती, ये क्या है, कॉइन्स की गिनती है, कितने 20 पैसे के कॉइन्स भाई, तो एक्स है उसके पास, कितने 25 पैसे के कॉइन्स भाई, तो उसके पास वाई 25 पैसे के कॉइन्स है। इतना क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात, अब मुझे यह भी पता है सर, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर 2 इक्वेशन बन के आने हैं, और अगर 2 इक्वेशन बनेंगे तो सवाल मुझे 2 इंफॉर्मेशन देगा ही देगा। अब मैं अपने सवाल के अंदर अपने 2 इंफॉर्मेशन को ढूंढूंगा सर। अब ध्यान से सुनते जाना सर, यहां पे 2 इंफॉर्मेशन मुझे अलग अलग टाइप से नहीं दिख रहे हैं, यहां पे एक ही साथ दोनों इंफॉर्मेशन की बात की गई है। अब कैसे की गई है उसको समझते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको यह दिया गया है कि उसके पास कुल मिला के सारे 20 और 25 पैसे के कॉइन्स को जोड़ दिया जाए तो ऐसे उसके पास 50 कॉइन्स है सर, 50 चिल्लड़ है। यह आपकी पहली इंफॉर्मेशन रही सर। इसी तरीके से सवाल ने आपको आगे यह भी बताया कि जब ये सारे अपने 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स को ये गिन के देख रहा है कि कितने पैसे बन रहे हैं उनकी मदद से, तो उसने पाया कि उसके 11 रुपए 25 पैसे बन रहे हैं सर। ये आपके सवाल की दूसरी इंफॉर्मेशन, यानी एक ही लाइन के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा छिपाकर बताया गया है, लेकिन हमारी नजरों से कुछ नहीं छिपना चाहिए सर। हमने स्पॉट कर लिया कि हमारे 2 इंफॉर्मेशन क्या क्या है। पहली इंफॉर्मेशन में उसने टोटल कॉइन्स की संख्या बताई, दूसरी इंफॉर्मेशन में उसने टोटल उन कॉइन्स की वैल्यू बताई। दोनों बातों में बहुत फर्क है। पहले बात में मैंने यह कहा कि पहली इंफॉर्मेशन में उसने टोटल कॉइन्स की गिनती बताई, टोटल कॉइन्स कितने हैं उसकी संख्या बताई, और दूसरी इंफॉर्मेशन में उसने टोटल कॉइन्स की वैल्यू बताई कि वो टोटल कॉइन्स मिलकर कितना वैल्यू बना रहे हैं। तो भाई 11 रुपए 25 पैसे वैल्यू बना रहे हैं। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है, दोनों को सेम मत मानना। ये फंडा क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो सर 2 इंफॉर्मेशन क्या है वो भी क्लियर हो गया। अब अपने एक एक इंफॉर्मेशन की मदद से अपने इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है सर, कि उसके पास टोटल सारे 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स मिलाकर 50 कॉइन्स है। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा। तो उसके पास सर सारे 20 पैसे के कॉइन्स और 25 पैसे के कॉइन्स मिलाकर, यानी सारे कॉइन्स की संख्या, यहां वैल्यू की बात नहीं हो रही, कॉइन्स की संख्या की बात हो रही है, गिनती में कितने कॉइन्स है। तो सारे 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स मिलाकर कितने कॉइन्स है सर, 50 कॉइन्स है टोटल उसके पास। अब आपने यहां क्या जूम किया है, ध्यान से देखो सर। आपने उसके पर्स में जितने भी 20 पैसे के कॉइन्स है उसको एक्स कहा, यानी कि आप बता रहे हो कि उसके पर्स में जितने भी 20 पैसे के कॉइन्स है सर, उसकी संख्या कितने कॉइन्स है सर, एक्स कॉइन्स है उसके पास। इसी तरीके से कितने 25 पैसे के कॉइन्स है सर, तो वाई कॉइन्स है उसके पास। यहां पे एक्स कॉइन्स है उसके पास, यहां पे सर वाई कॉइन्स है उसके पास। और यही तो आपको सवाल बता रहा है कि वही टोटल तो 50 के बराबर है। यानी कि सवाल ने बता दिया कि टोटल 20 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स है सर, उनकी गिनती 50 है। अब आपने अपने 25 पैसे के जितने कॉइन्स है उसको एक्स मान लिया है, उसके पास जितने 20 पैसे के कॉइन्स है उसको एक्स मान लिया है, जितने 25 पैसे के कॉइन्स है सर उसको वाई मान लिया है। तो यहां सवाल ने आपको पहली इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दिया सर, कि सारे 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स मिलकर 50 कॉइन्स बन रहे हैं। यानी कि यहां जो हमने किया उसके हिसाब से सर x प्लस वाई ही तो मिलके 50 बन रहा है। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि आपने x और y क्या माना, तो आपने 20 पैसे के कितने कॉइन्स है सर उसको x मान लिया, 25 पैसे के कितने कॉइन्स है सर, कॉइन्स की संख्या क्या है उसको आपने y मान लिया। और सवाल आपको कह रहा है कि यही दोनों कॉइन्स की संख्या मिलकर तो मेरे 50 कॉइन्स है, तो इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। और यही सवाल आपको बता रहा है 50 के बराबर है। तो आपने अपना पहला इक्वेशन निकाल लिया सर, x प्लस वाई बराबर 50। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन आ गया सर एक इंफॉर्मेशन से। अब दूसरी इंफॉर्मेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से अप्लाई करेंगे सर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि जब उसने इन 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स की मदद से पूरी वैल्यू पता करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि उसके पास कुल मिला के 11 रुपए 25 पैसे हो रहे हैं। सही बात है।
अब दूसरी इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ध्यान से सुनना। आपने क्या माना सर कि उसके पास कुल मिला के 20 पैसे के एक्स कॉइन्स है, सही बात है। अब बिल्कुल ध्यान से हर बात सुनना। अगर मैं आपसे कहूं एक 20 पैसे के कॉइन की वैल्यू क्या है, एक 20 पैसे के कॉइन की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, 20 पैसे का एक सिक्का 20 पैसे के बराबर है। वैल्यू कितनी है सर, 20 पैसे वैल्यू है एक 20 पैसे के कॉइन की, सही बात है सर। तो अगर एक 20 पैसे की कॉइन की वैल्यू 20 पैसे है सर, तो ऐसे ऐसे एक्स कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ऐसे एक्स 20 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी। अगर एक 20 पैसे की कॉइन की वैल्यू 20 पैसे है सर, तो एक्स 20 पैसे के कॉइन की क्या वैल्यू होगी सर। तो हम फंडा जानते हैं, ऐसे ऐसे एक्स 20 पैसे के कॉइन की वैल्यू सर एक्स इंटू 20 पैसे होगी सर, एक्स इंटू 20 पैसे होगी। अभी हम पैसे पैसे में बात कर रहे हैं, बस तुम सुनते जाओ, ये क्लियर हो गया। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट क्या नहीं होना चाहिए। अब आगे इसी तरीके से सर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक 25 पैसे के कॉइन की क्या वैल्यू होगी, एक 25 पैसे के कॉइन की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या बताओगे सर, सिंपल, एक 25 पैसा का कॉइन है उसकी वैल्यू 25 पैसे होगी। इसमें क्या बड़ा था सर, 25 पैसे होगी। अब अगर मेरे पास ऐसे ऐसे वाई कॉइन्स है, अगर मेरे पास ऐसे ऐसे 25 पैसे के वाई कॉइन्स है सर, अब मेरे पास इन वाई कॉइन्स की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो आप बताओगे कि ऐसे ऐसे वाई 25 पैसे के कॉइन्स की टोटल वैल्यू हो जाएगी सर वाई इंटू 25 पैसे। कितनी हो जाएगी सर, वाई इंटू 25 पैसे। तो उसके पास जितने 20 पैसे के कॉइन्स है आपने उसकी टोटल वैल्यू निकाल ली, उसके पास टोटल जितने 25 पैसे के कॉइन्स है उसकी आपने यहां पे टोटल वैल्यू निकाल ली। और सवाल क्या कह रहा है, यही दोनों का मेल, यही टोटल होकर, यानी सारे 20 पैसे की वैल्यू सारे 25 पैसे की वैल्यू, यही दोनों वैल्यू मिलकर तो मेरी 11 रुपए 25 पैसे बन रहे हैं। सवाल ने बता दिया ना कि टोटल जब वैल्यू पता की उसने अपने 50 कॉइन्स की तो कितने बन रहे थे सर, 11 रुपए 25 पैसे। अब आपने यहां पे यह निकाल लिया है कि कुल मिला के 20 पैसे की मदद से उसके पास 20x पैसे हैं, उसके पास 20x पैसे हैं सर। इसी तरीके से उसके पास 25 पैसे की मदद से 25y पैसे हैं, और यही तो टोटल अमाउंट ऐड होकर, यही तो टोटल अमाउंट ऐड होकर 11 रुपए 25 पैसे बन रहा है। यानी यही तो ऐड होकर सर 11 रुपए 25 पैसे बन रहा है। तो यहां से देखो मुझे क्या इक्वेशन समझ में आती है, तो यहां से मुझे इक्वेशन समझ में आती है सर कि ये जो मेरा 20x है प्लस यहां से जो मेरा 25y आया, यानी टोटल वैल्यू है, ये है क्या सर, ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो उसके पास जो टोटल 20 पैसे के कॉइन से वैल्यू निकल रही है वो 20x है, उसके पास जो 25 पैसे के कॉइन से वैल्यू निकल रही है वो 25y है सर, और यही टोटल मिलके कितनी बन रहे हैं सर, 11 रुपए 25 पैसे। तो इक्वेशन बन गई सर, लेकिन इक्वेशन में थोड़ी सी गलती है और ये स्टूडेंट करते हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब गलती कहां है ध्यान से समझना। आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसकी यूनिट क्या है सर, तो राइट हैंड साइड में 11 रुपए 25 पैसे, कुल मिला के सर 11.25 रुपए, यूनिट क्या है सर, रुपए की। लेकिन आपने लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू निकाली है सर उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट पैसे की है सर। तो यहां पे यूनिट रुपये की है, यहां पे पैसे की है। यह कहानी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि एक तरफ किलोग्राम है एक तरफ ग्राम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वैल्यू की यूनिट को मैच करना पड़ेगा। तो या तो आप इस पूरी चीज को रुपये में बदल दो या तो आप इस पूरे रुपये को पैसे में बदल दो, आपकी मर्जी है। अब यहां पे ज्यादा सिंपल क्या रहेगा सर, ज्यादा सिंपल यह रहेगा कि आप इस रुपये को पैसे में बदल दो। आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है सर कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 रुपये में 100 पैसे तो 11 रुपए 25 पैसे में कितने टोटल पैसे होंगे सर, तो 11.25 रुपये में कुल मिला के 11.25 इंटू 100, यानी कुल मिला के सर 1125 पैसे हो जाएंगे। तो अब यहां पे रुपया ना लिख के हमने क्या कर लिया सर, इसको 1125 पैसा लिख लिया। अब जाके हमारे वैल्यू का यूनिट बैलेंस हुआ। तो यूनिट की गलती मत कर जाना, इतनी मेहनत करने के बाद यूनिट की गलती ना कर जाना गलती से भी।
ये फंडा क्लियर हुआ सर? तो आपकी मर्जी थी, या तो आप इसको रुपए में रख रहे थे तो ये पूरी चीज भी रुपए में कन्वर्ट कर लेते, या फिर अगर इसको पैसे में रख रहे हो तो इसको पैसे में कर दिया। तो ज्यादा आसान क्या था? रुपए को पैसे में चेंज करना, क्योंकि पैसे को रुपए में चेंज करते तो आपको डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ता, तो अननेसेसरली फ्रैक्शन क्रिएट होता। वो भी देखेंगे, फिलहाल इतना समझ गए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने अपनी दूसरी इक्वेशन भी निकाल ली। क्या निकाला सर? आपने निकाला है 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। ये आपकी दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई है सर। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कहानी इतनी थी सर, दो इक्वेशन निकालने की। एक बार दो इक्वेशन निकल गया, उसके बाद तो सवाल बिल्कुल हलवा है। क्लियर हो गया? अब यहां पे फटाफट इजी सा इक्वेशन है सर, सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो ध्यान देना, यहां पे नोट कर लो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो। अब यहां पे आगे बात करें सर, तो हम कह सकते हैं कि ये रही पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो यहां पे फटाफट आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि याद करो, मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन में कि अगर कोफिशिएंट 1 रहे तो सब्स्टिट्यूशन काफी आसान हो जाती है। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के बनाते हैं। मान लो ऊपर से मैं क्या करता हूं सर, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं x के टर्म्स में। ठीक है, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं x के टर्म्स में। तो क्या लिख दूंगा सर? तो इस वाले इक्वेशन से मैं लिख दूंगा कि y बराबर 50 माइनस एक्स। तो मैंने अपने वेरिएबल y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख ली। अब मेरे पहले इक्वेशन का काम हो गया। अब क्या करेंगे सर? इस y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पूरा इक्वेशन x के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। तो एक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक अननोन, एक वेरिएबल x है, आसानी से सॉल्व करके x निकाल लेंगे। x को वापस से दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल कर आ जाएगा सर। क्लियर हो गया? पुट करते हैं यहां पे। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे सर, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा। मेरे पास हो जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू वाई। वाई के बदले इसको पुट कर दिया सर, यानी कि 50 माइनस एक्स, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1125। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। तो यहां पे हो रहा है 20x प्लस यहां कितना हो गया सर, 25 इंटू 50। 25 5 125, आगे एक जीरो लग गया सर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25x बराबर 1125। अब यहां पे सर क्या देख रहा है मुझे, तो 20x माइनस 25x कितना बचेगा सर, माइनस 5x बराबर। अब इस 1250 को मैं उधर फेंक देता हूं, तो 1125 माइनस 1250। तो कुल मिला के यहां पे क्या दिख रहा है सर, ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो मेरे पास आ रहा है माइनस 5x बराबर, इस तरफ देखो क्या आ जाएगा। कुल मिला के मुझे घटाना क्या है सर, तो 250 में से 125 ही तो घटाना है। देखो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से हैंडल करो। कुल मिला के यहां पे घट क्या रहा है, तो कुल मिला के मेनली 250 में से आपको 125 ही घटाना है, और 250 में 125 घटाओगे तो 125 ही तो बचेगा सर, क्योंकि 250 का आधा ही 125 होता है। देखो एग्जाम में हमेशा याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कंसेप्ट होगा ना तो कैलकुलेशन आसान देगा, और अगर आपके क्वेश्चन में कंसेप्ट आसान होगा ना तो कैलकुलेशन टफ रहेगा। ये एक रूल बता रहा हूं छोटा सा, आपको जिंदगी भर काम देगा। क्या रूल मैंने कहा सर, कि अगर आपके सवाल में कंसेप्ट ज्यादा होगा तो कैलकुलेशन हमेशा इजी देगा, और अगर सवाल में कंसेप्ट बहुत कम होगा तो कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा टफ देगा। इस रूल को हमेशा याद रखना। अब चूंकि सवाल के अंदर कंसेप्ट है तो कैलकुलेशन का पार्ट रेस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा इजी है सर। तो यहां से माइनस गया सर, क्या दिख रहा है यहां पे, 25 5 125 होता है। तो आपने अपने x की वैल्यू निकाल ली 25। अब ये जो x 25 आया है ये एक्चुअली में क्या है सर, तो ये एक्चुअली में मेरे कॉइन्स की संख्या है। कौन से कॉइन्स की संख्या है सर, तो ये मेरे 20 पैसे के कॉइन्स की संख्या है। यानी कि आपने निकाल लिया है कि उसके पास टोटल 50 कॉइन्स थे, उन 50 कॉइन्स में उसके पास 25 कॉइन्स है। किसके 25 कॉइन्स है सर, तो उसके पास इन 50 सिक्कों में से 25 20 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास इन 50 सिक्कों में से 25 सिक्के 20 पैसे के हैं सर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहीं से डायरेक्टली बोल सकते हो कि 50 सिक्के में से 25 सिक्के 20 पैसे के हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बचे हुए 25 सिक्के किसके होंगे सर, ये मेरे 25 पैसे के होंगे। आप यहां से भी डायरेक्टली बोल सकते थे, लेकिन ये बात हम इक्वेशन के थ्रू बोलेंगे। कैसे बोलेंगे सर, तो इस x को वापस इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे तो y बराबर 50 माइनस 25, कुल मिला के ये भी 25 आ जाएगा। और y आपका क्या था, तो y आपके 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या है। तो आपने यहां क्या देख लिया, उसके पास बराबर 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है, उसके पास
25-20 पैसे के भी सिक्के हैं, उसके पास 25-25 पैसे के भी सिक्के हैं सर। तो वो जो 50 सिक्के हैं वो बराबर बराबर 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर बने हैं। तो 25-20 पैसे के भी सिक्के हैं, 25-25 पैसे के भी सिक्के हैं सर। क्लियर है? नोट डाउन करो यहां पे फंडे को। मजा आया सवाल में? अब देखो ये जो यहां पे आपने सवाल की वैरायटी सीखी ना, जो कंसेप्ट सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में कई सवाल आते हैं। अब देखो सवाल कैसे कैसे यहां पे आपसे पूछ सकता था। तो चूंकि आज के टाइम में 20 पैसे 25 पैसे नहीं चलते, तो हो सकता है यही सवाल आपको थोड़े बड़े पैसे में पूछ दे। कैसे पूछ देगा? वो कह देगा मान लो एक बंदा है, उसके पास पूरे पर्स में कुल मिला के 10 रुपए और 20 रुपए के ही नोट भरे हैं। उसके पास और कोई दूसरा टाइप का पैसा नहीं है, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट भरे हैं। ठीक है, फिर सवाल कह देगा कि गिनती में जब उसने अपने नोटों को गिना तो यह पाया कि उसके पास जो 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट हैं, ऐसे ऐसे उसके पास टोटल 100 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं सर? 100 नोट्स हैं। अब आपको यह भी सवाल बता देगा कि जब उसने अपनी वैल्यू गिनी 100 नोट्स की, जब उसने 100 नोट्स की वैल्यू गिनी तो मान लो उसके पास 500 रुपए निकल के आ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि कितने 10 रुपए के नोट है, कितने 20 रुपए के नोट है। तो वैरायटी अब पकड़ में आ रही है। वैरायटी पहचानने में अब कभी भी दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। और इस वैरायटी में दो इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है सर? तो एक इंफॉर्मेशन आपको संख्या में दी जाती है कि नंबर कितना है, एक इंफॉर्मेशन आपको वैल्यू में दी जाती है कि उस नंबर से वैल्यू कितनी क्रिएट हो रही है सर। तो कैसे इक्वेशन बनाना है यह ध्यान में रखना है कि एक इक्वेशन मेरी संख्या के मदद से आ जाती है और दूसरी इक्वेशन मेरी वैल्यू की मदद से आ जाती है। तो संख्या वाला इक्वेशन बनाना आसान है, वैल्यू वाला इक्वेशन बड़े ध्यान से बनाना है। अब यहां पे मैंने आपको क्या कहा था? रुपया में भी आप सोच सकते थे, बिल्कुल सोच सकते थे। कैसे? उस पर बात कर लेते हैं। तो सर कुल मिला के यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर एक 20 पैसे के सिक्के की क्या वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 20 पैसे। अब 20 पैसे को रुपये में बदल लेते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनना। सर 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है, तो 1 पैसे कितने के बराबर हो जाएगा सर? 1/100 रुपये के। सभी यूनिटरी मेथड क्लास 6-7 से सीख कर आ रहे हैं। सर 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है, तो 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा सर? 1/100 रुपये के। तो यानी इसी 20 पैसे को मैं चाहूं तो कितना लिख सकता हूं सर? तो यहां पे ध्यान से सुनना, 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर है, तो 20 पैसा कितने के बराबर हो जाएगा सर? 20/100 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक 20 पैसे के क्वाइन की क्या वैल्यू है सर? 20/100 रुपए वैल्यू है। तो रुपए में यहां पे आपने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। अब उसके पास ऐसे ऐसे कितने क्वाइंस है सर? तो आपने यह माना है कि उसके पास 20 पैसे के एक्स क्वाइंस है। तो अगर एक 20 पैसे की क्वाइन की वैल्यू 20/100 रुपए है, तो ऐसे ऐसे एक्स क्वाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? तो आप फटाफट बताओगे सर, 20/100 इंटू एक्स रुपए हो जाएगी सर। तो रुपए में आपने अपने सारे 20 पैसे के क्वाइन से बनने वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से सर ऐसे 25 पैसे से कितनी वैल्यू आएगी? तो बिल्कुल इसी तरीके से सोचेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 25 पैसे के क्वाइन की वैल्यू रुपए में बताओ क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर 25 पैसे के एक क्वाइन की वैल्यू 25 पैसे होती है। अब अगेन इसको रुपए में बदलेंगे तो क्या सीखा था? 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, तो 25 पैसा बराबर 25/100 रुपया। अगर 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, तो 25 पैसा बराबर 25/100 रुपया। तो अगर एक 25 पैसे के क्वाइन की वैल्यू 25/100 रुपया है सर, तो उसके पास ऐसे ऐसे 25 पैसे के वाई क्वाइंस है। तो वाई 25 पैसे के क्वाइंस की क्या वैल्यू हो जाएगी सर? तो ये 25/100 इंटू वाई रुपया हो जाएगी सर। तो यानी कि सवाल ने क्या कहा था कि यही जो टोटल पैसा बन रहा है सर, वो मिलकर 11 रुपए 25 पैसा हो रहा है। तो इस फंडे को अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं सर कि 20x/100 प्लस यहां पे 25y/100, यानी टोटल मेरी वैल्यू जो आ रही है वो किसके बराबर है? 11 रुपए 25 पैसे के, यानी कि 11.25 रुपीज। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि यहां पे वैल्यू बराबर वैल्यू ही हुआ है और यूनिट सेम है सर। इधर भी रुपये की बात थी, इधर भी जो आपने यूनिट रखी है रुपया ही रखा है। तो पैसे पैसे से क्या दिख रहा है? बनाना ज्यादा आसान था क्योंकि यहां पे अननेसेसरली मुझे एलसीएम लेके 100 को उधर भेजना पड़ेगा। कहानी अल्टीमेटली वही हो जानी है जो पैसे में समझाई थी। तो देखो, सवाल बनाना, कंसेप्ट सीखना बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ साथ यह भी सीखते रहो कि कहां से काम करेंगे तो जल्दी काम होगा, आसानी से काम होगा। तो क्लियरली दिमाग में दिखना चाहिए फटाफट
कि रुपये में काम करूंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, अल्टीमेटली एलसीएम लेके सेट करना पड़ेगा, अन्य अननेसेसरली स्टेप्स बढ़ेंगे। लेकिन पैसे में काम करूंगा, सीधे इक्वेशन आ जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी नंबर 1 का एक बहुत ही शानदार वैरायटी का कंसेप्ट हमने सीखा। क्लियर है? तो बहुत मजा आया होगा आपको इसमें। तो फिलहाल इस लेक्चर को क्या करते हैं, यही पेंट करते हैं। तो आई होप आज हमने जितनी भी कैटेगरी नंबर 1 के अंदर सवालों की वैरायटी देखी वो आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा। अब आपका यहां पे क्या होमवर्क है सर? आगे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ही, यहां पे फिलहाल आपका होमवर्क है कि कैटेगरी नंबर 1 के अंदर जितने इस टाइप के सवाल तुमने देख लिए हैं उसको अलग अलग बुक में, एनसीईआरटी में ढूंढो, आर एस अग्रवाल में ढूंढो, आर डी शर्मा में ढूंढो और इस टाइप के सवाल खुद ही बनाने की कोशिश करो और आपसे बनने चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो आई होप आपको चीजें समझ में आई, क्लियर है? अगर कहीं पे भी लगे कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पॉइंट पे लेक्चर को फिर से देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।